नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन जियो विद उमाशंकर गौड़ यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। आज अब हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक विभागों के बारे में। तो आइए बात करते हैं राजस्थान के भौतिक विभाग। किसी भी क्षेत्र की भौतिक आकृति या भौतिक स्वरूप वहाँ की जलवायु, वहाँ के खान पान, वहाँ के रहन सहन, वहाँ की संस्कृति, प्रत्येक चीज़ को प्रभावित करती है। और वह भौतिक स्वरूप बना कैसे, यह भी बहुत एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो आइए बात करते हैं हम राजस्थान के भौतिक विभागों के बारे में कि जब हमने पृथ्वी के निर्माण की बात की थी और उसके बाद जब इस पर स्थलमंडल का निर्माण हुआ तो संपूर्ण स्थलमंडल आपस में जुड़ा हुआ था। आज जैसे ये 7 खंडों में विभाजित है, 7 महाद्वीपों में विभाजित है, पहले ये पूरा का पूरा आपस में जुड़ा हुआ था, जिसे पेंजिया के नाम से जाना जाता था। और इस पेंजिया के चारों ओर एक विशाल महासागर था। आज जैसे 4 महासागर हैं, वैसे पहले मात्र एक महासागर था जिसका नाम था पैंथलासा। इसका नाम क्या था? पैंथलासा। पेंजिया तथा पैंथलासा। कालांतर में प्लेटों के मध्य संचलन की वजह से पेंजिया 2 भागों में विभक्त हो गया। इसका जो उत्तरी भाग है, जिससे आज का यूरोप, उत्तरी एशिया, उत्तरी अमेरिका का निर्माण हुआ है, वह था अंगारा लैंड। तथा इसका जो दक्षिणी भाग है, जिससे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया आदि का निर्माण हुआ है, उसका नाम था गोंडवाना लैंड। तथा इन दोनों भूखंडों के बीच में एक जलीय क्षेत्र था जिसका नाम था तैथिस सागर। और राजस्थान के भौतिक रूपों में इसका बहुत अधिक प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। हमें आगे जब आगे पढ़ेंगे तो इसका बहुत अधिक प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है, उसे इसी तैथिस सागर का अवशेष माना जाता है। और उसके प्रमाण के रूप में यहाँ पर उपस्थित सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं। सांबर, नावा, लूणकरणसर, पंचभद्रा, डीडवाना, कुचामन, रेवासा, ये सब जो खारे पानी की झीलें हैं, ये उसी तैथिस सागर के अवशेष हैं। जिससे ये स्पष्ट होता है कि पश्चिमी राजस्थान जो है, उसका अधिकांश भाग इसी तैथिस सागर के सूखने से बना है। और राजस्थान का जो मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश है, वो विश्व का सबसे बूढ़ा पर्वत का क्षेत्र है, अरावली पर्वतमाला का। विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, जो कि अब मात्र अवशेष के रूप में स्थित है। पहले उसका स्वरूप बड़ा विशाल था, खूब ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ उसकी थी, लेकिन लगातार अपर्दन, अपक्षय की वजह से उसका आकार छोटा होता चला गया और वर्तमान में ये केवल विक्षिप्त और अवशेष रूप में ही उपस्थित हैं। तो मरुस्थलीय भाग जो है, वो तो तैथिस सागर का हिस्सा है। और जो ये पर्वतीय भाग है और पठारी भाग है, ये गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। किसके अवशेष हैं? गोंडवाना लैंड के। अब बात करते हैं राजस्थान के कुल भौतिक विभाग कितने हैं। तो राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। आज के इस वीडियो में हम
पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। पहले हम मैप के माध्यम से राजस्थान के चारों भौतिक विभाग देख लें कि उनका विस्तार कैसा है। तो आपके सामने देखिए मैप है, इसमें आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि एक बड़ा भाग जो है, ये जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा क्या है, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसके बाद दूसरे स्थान पर है मैदानी भाग क्षेत्रफल के आधार पर, फिर अरावली और दक्षिण का पठार। ये 4 राजस्थान के भौतिक विभाग हैं। मैप के अनुसार भी हमने देख लिया है कि राजस्थान के भौतिक विभाग का विस्तार जो है वो किस प्रकार से है। अब आगे इनके बारे में विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले आता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसका नामकरण राजस्थान में इसकी स्थिति व रेगिस्तानी होने की वजह से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किया गया है। ये राजस्थान के एकदम पश्चिम में स्थित है और राजस्थान के क्षेत्रफल का अधिकांश भाग इसी का हिस्सा है। ये पुनः 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, शुष्क व अर्धशुष्क। शुष्क व अर्धशुष्क आर्द्रता के आधार पर। इसके आधार पर, आर्द्रता के आधार पर हम इसे 2 भागों में बांट देते हैं, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश व अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और इसका नाम जो है वो है थार का मरुस्थल। ये जो रेगिस्तानी हिस्सा है इसे थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और जैसे अकबर के नाम के आगे महान लगाया जाता है, वैसे ही जब मरुस्थलों की बात आती है तो थार के मरुस्थल के नाम के आगे महान शब्द जोड़ा जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह विश्व का एकमात्र ऐसा रेगिस्तान है जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से व वनस्पति के दृष्टिकोण से काफ़ी आबाद है। बाकी रेगिस्तानों में जनसंख्या और वनस्पति का अभाव पाया जाता है, लेकिन थार के मरुस्थल में ये दोनों आबाद हैं। इसलिए इसके नाम के आगे महान शब्द लगा दिया जाता है और इसे भारत का महान मरुस्थल कहा जाता है। ईश्वरी सिंह ने तो इसके विशाल वनस्पति भंडार की वजह से इसे रुक्ष प्रदेश कहा है। रुक्ष संस्कृत का शब्द है जिसे हम मारवाड़ी में रूखड़ा कहते हैं, रूखड़ा, जिसका अर्थ होता है पेड़ पौधे। यह संस्कृत का शब्द है रुक्ष, जिसे हम मारवाड़ी में रूखड़ा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पेड़ पौधे। इसलिए ईश्वरी सिंह ने इसे रुक्ष क्षेत्र कहा है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61% भाग अकेला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश रखता है। और केवल क्षेत्रफल में ही बड़ा नहीं है, ये जनसंख्या में भी बड़ा है। 40% जनसंख्या रखता है। ये छोटी मोटी जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है, ये 40% जनसंख्या भी रखता है, अर्थात सघन बसा हुआ मरुस्थलीय क्षेत्र है। और यह भी माना जाता है कि ये प्राचीन काल में बड़ा उपजाऊ क्षेत्र था, क्योंकि यहाँ से वैदिक कालीन सरस्वती नदी प्रवाहित हुआ करती थी और उसका प्रवाह क्षेत्र होने की वजह से ये जलोढ़ मृदा का मैदान हुआ करता था और बड़ा उपजाऊ हुआ करता था। लेकिन कालांतर में हुए जलवायु परिवर्तनों की वजह से सरस्वती नदी लुप्त हो गई या भूमिगत हो गई, जिससे धीरे धीरे यह जो क्षेत्र है ये अनुपजाऊ हो गया। सरस्वती नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो जैसलमेर ज़िले में माना जाता है। वर्तमान में जो घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसे भी यही माना जाता है कि यही सरस्वती नदी का प्रवाह क्षेत्र था। और इसका प्रमाण जो है वो जैसलमेर ज़िले के चांदन गांव में एक नलकूप बनाया गया है काजरी द्वारा, जिसका नाम है चांदन नलकूप, जिसका पानी मीठा है। बाकी उस पूरे क्षेत्र में पानी खारा मिलता है, लेकिन चांदन नलकूप का जो जल है
वो मीठा है, जिससे ये बल मिलता है बात को कि यहाँ पर किसी समय कोई मीठी नदी प्रवाहित होती थी, मीठे जल का क्षेत्र था। और वेदों में या अन्य शास्त्रों में या प्राचीन ग्रंथों में जब हम अध्ययन करते हैं सरस्वती नदी का, तो उसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो इसी क्षेत्र से होकर गुजरा हुआ माना जाता है। और इसे थार का घड़ा भी कहते हैं, चांदन नलकूप को थार का घड़ा कहते हैं। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि थार का घड़ा किसे कहते हैं, थार का घड़ा कहाँ स्थित है ना। तो इसे याद रखें। आगे बात करते हैं कि पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार कितना है। तो पीछे हमने मैप में देखा था कि इसका विस्तार राजस्थान के अधिकांश ज़िलों में है। तो आइए बात करते हैं कितने ज़िले हैं वो। तो पहले बात करें तो ये 12 ज़िलों में विस्तारित है। कितने ज़िलों में विस्तारित है? 12 ज़िलों में। अब ये 12 ज़िले कौन कौन से हैं? तो आप पश्चिम के ज़िलों का अध्ययन कीजिए, देखिए, अपने दिमाग में मानचित्र लेके आइए कि कौन कौन से ज़िले हो सकते हैं। तो देखिए, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ व गंगानगर। ये जो 12 ज़िले हैं ये पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का हिस्सा हैं। संपूर्ण पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र जो है वो समान उच्चावच नहीं रखता है। वहाँ कहीं पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ या कंक्रीट का मरुस्थल मिलता है, तो कहीं पर विशाल ड्यून्स मिलते हैं, बड़े बड़े मरुस्थलीय टिल्ले मिलते हैं रेत के, सम के धोरे, सम ड्यून्स, जहाँ पर बड़ी मात्रा में विदेशी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। वो भी इसी थार में पाए जाते हैं। तो थार के जो उच्चावच हैं वो समान प्रकार के नहीं हैं। आगे जब हम विभिन्न प्रकार की उच्चावचों की बात करेंगे तो हम मरुस्थल के उच्चावचों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ हम थोड़ा शॉर्टली बात कर रहे हैं कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं। इसी भिन्नता के कारण हम इसे 4 उप प्रदेशों में विभक्त कर देते हैं, क्योंकि समान उच्चावच नहीं है। इसलिए इसका अध्ययन स्पष्ट हो जाए तो हम इसे 4 उपभागों में बांट देते हैं। पहला, शुष्क अथवा मरुस्थलीय प्रदेश, लोनी जवाई बेसिन, अर्थात लोनी और जवाई नदी का जो प्रवाह मार्ग है उसे हमने लोनी व जवाई बेसिन कह दिया। शेखावाटी प्रदेश, इसे तोरावाटी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और घग्गर का मैदान, वह क्षेत्र जहाँ से घग्गर प्रवाहित होती थी उसे हम घग्गर का मैदान कहते हैं। तो आइए आगे बात करते हैं इन सब के बारे में, लेकिन पहले देख लेते हैं अपन मैप कि ये उपविभाग कहाँ कहाँ स्थित है। तो देखिए मैप में सबसे ऊपर ये जो भाग है ये घग्गर क्षेत्र, या सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर का कुछ हिस्सा, शेखावाटी क्षेत्र, फिर लोनी बेसिन और शेष बचा शुष्क मरुस्थलीय भाग। तो ये 4 उप विभाग हैं। बाकी तो यही उत्तरी अरावली, बाणगंगा बेसिन, पूर्वी पठार, बनास बेसिन, इनके बारे में आगे बात करेंगे। यहाँ हमें इन 4 के बारे में बात करनी है। ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है पूरा का पूरा, इसके 4 उपविभागों के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो बात करते हैं पहले उपविभाग की। शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क है, इसका मतलब बरसात कैसी होती है? बहुत कम। अगर बरसात अधिक होगी तो शुष्क नहीं होगा, आर्द्रता लिए हुए होगा, लेकिन बरसात कम होती है इसलिए इसे शुष्क माना गया है। और यहाँ वर्षा का औसत जो है 5 सेंटीमीटर है। और इसमें कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ पर वर्षा एक आश्चर्य की बात होती है, जहाँ पर कई लोगों ने कई वर्षों तक वर्षा देखी नहीं होती है
कि वर्षा होती क्या है। नॉर्मल बूंदाबांदी ज़रूर हो जाती है, लेकिन एक अच्छी वर्षा किसे कहते हैं ये इस क्षेत्र के कुछ भागों में तो पता ही नहीं है लोगों को। जैसे सम ड्यून्स जो है वहाँ पर लोगों को पता ही नहीं होता वर्षा होती क्या है, कैसे होती है। तो यहाँ वर्षा का औसत कुछ क्षेत्रों में तो 5 सेंटीमीटर से भी कम है। किससे? 5 सेंटीमीटर से भी कम है। और इसमें जो है वे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और चूरू ज़िले का जो पश्चिमी भाग है उसे सम्मिलित किया गया है। और अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो आपको पता ही है चूरू सबसे अधिक गर्म है ना। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है, ज़िला कौन सा है, तो चूरू ज़िला। अब यहाँ पर जैसलमेर लिख देते हैं क्योंकि मरुस्थल पूरा का पूरा जैसलमेर में हम लिख देते हैं कि जैसलमेर सबसे गर्म है, लेकिन सही मायने में चूरू जो है वो इसका सही उत्तर होगा। चूरू सबसे गर्म ज़िला है। इन प्रदेशों में सर्वत्र बालू का स्तूपों का विस्तार है। बालू का स्तूप मतलब मिट्टी के टीलों की विभिन्न आकृतियाँ, स्तूप एक विशेष प्रकार का उभार लिए हुए आकृतियाँ, पर्वत जैसी आकृतियाँ, उन्हें हम बालू का स्तूप कहते हैं। आगे हम विस्तार से विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूपों की बात करेंगे। अब देखिए, पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र का जो जैसलमेर है वहाँ पर सेवण घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन सी घास के? सेवण घास के। इसके बारे में भी बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी घास पाई जाती है जो पशुओं के लिए अत्यधिक पोषणकारी होती है, पौष्टिक होती है, तो उसका उत्तर होगा सेवण व धामण घास। और ये घास के मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्र में घास का मैदान होना बड़ा आश्चर्य की बात है। और इसका जो कारण है वो है एक भूगर्भीय जलपट्टी जिसे हम लाठी सीरीज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लाठी सीरीज। ये पाकिस्तान बॉर्डर के समानांतर है जैसलमेर में, और सरस्वती नदी का भूगर्भीय प्रवाह क्षेत्र है जिसे हम लाठी सीरीज के नाम से जानते हैं। और कुछ स्थानों पर इसके बारे में एक बात और आती है कि जैसलमेर ज़िले का कुछ भाग ऐसा है जिसमें बड़ी मात्रा में भूगर्भ में जिप्सम है, और जब कब वहाँ वर्षा होती है तो वो जिप्सम की पट्टी जो है वो वर्षा जल को भूगर्भ में ज़्यादा अंदर नहीं जाने देती और ऊपर इकट्ठा कर लेती है, और वही इकट्ठा जल एक विशाल भूगर्भीय पेटी का निर्माण करता है जिसे हम भूगर्भिक जलीय पेटी के नाम से जानते हैं, और उसको लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। तो ये अलग अलग परिभाषाएं लाठी सीरीज की पढ़ने के लिए मिलती है हमें, तो ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप तो सभी परिभाषाएं पढ़ें, और पेपर में सभी परिभाषाएं एक साथ कभी नहीं आएंगी, ऑप्शन में उनमें से कोई एक ही होगी, इसलिए इसको लेकर ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र का जो जैसलमेर ज़िला है वहाँ पर 18 करोड़ वर्ष पूर्व के कुछ जीवाश्म मिले। वो जीवाश्म पुराने वृक्षों के हैं और कुछ रेगिस्तानी जीवों के हैं, कुछ जलीय जीवों के अवशेष भी मिले हैं जिनसे ये भी पता चलता है कि यहाँ पर सागरीय क्षेत्र था पहले। और अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो जैसलमेर के पास एक संरक्षित क्षेत्र बना दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान के नाम से, जिसे आकलवुड फॉसिल पार्क नाम दिया गया है। और पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र का आर्थिक महत्व भी बढ़ गया है। पहले यह माना जाता था कि रेगिस्तान है, कुछ नहीं मिलता वहाँ पर, यहाँ के लोग कमाने के लिए बाहर जाते थे, यहाँ कमाई के कोई साधन नहीं थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कैन इंडिया के प्रयासों से इस क्षेत्र का विशेष आर्थिक महत्व भी बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थों व गैसों के भंडार मिले हैं, जिससे अब यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टिकोण से बड़ा समृद्ध हो गया है। और ये पेट्रोलियम पदार्थ मुख्य रूप से इसके जैसलमेर, बाड़मेर व बीकानेर ज़िलों में मिले हैं। और बाड़मेर में पेट्रोलियम उत्पादों
व जैसलमेर में प्राकृतिक गैसों के उत्खनन का कार्य भी आरंभ कर दिया गया है। अब आगे बात करते हैं नंबर 2, लूनी व जवाई बेसिन। ये अर्ध शुष्क प्रदेश है क्योंकि यहाँ पर नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं, इसलिए कुछ मात्रा में यहाँ पर आर्द्रता मिलती है। और यहाँ जो वर्षा है वो लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास आ जाती है। कितनी आ जाती है? 50 सेंटीमीटर के आसपास आ जाती है। इस क्षेत्र में लूनी व इसकी प्रमुख सहायक नदी जवाई व लीलड़ी, सूखड़ी, जो अन्य इसकी सहायक नदियाँ हैं वो भी प्रवाहित होती हैं। इसका विस्तार जो है वह पाली, जालोर, जोधपुर व नागौर ज़िले के दक्षिण भाग में है। ये एक नदी निर्मित मैदान है, इसलिए इसे लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। और इसी लूनी बेसिन के क्षेत्र में पंचभद्रा नामक एक बड़ी खारे पानी की झील भी स्थित है, जिसमें डूबकर लूनी नदी का जल खारा हो जाता है। अगला है शेखावाटी प्रदेश। इसे बांगड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। शेखावाटी प्रदेश का विस्तार झुंझुनू, सीकर, चूरू व नागौर ज़िले के उत्तरी भाग में है। कुछ हम मैप में इनके बारे में बात करके आए कौन कौन से ज़िलों में हैं। इस प्रदेश में खूब खारे पानी की झीलें, अर्थात ये समृद्ध क्षेत्र है खारे पानी की झीलों के मामले में। जिनमें डीडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, ताल छापर, पडियारा, कुचामन आदि प्रमुख हैं। तब खूब सारी यहाँ पर खारे पानी की झीलें हैं। अंतिम चौथा उपविभाग घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान जो है वो घग्गर नदी के द्वारा निर्मित है। घग्गर नदी के प्रवाह की वजह से इस मैदान का निर्माण हुआ है और इसका विस्तार जो है वो उत्तरी राजस्थान के 2 ज़िलों हनुमानगढ़ व गंगानगर में है। घग्गर शिवालिक पर्वतमाला से प्रवाहित होती है और हरियाणा से होती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है। वर्तमान में ये नदी लगभग लुप्त प्राय हो गई है। वर्षा की कमी व इसके मार्गों में बहुत सारे अवरोध उत्पन्न होने की वजह से ये नदी लगभग लुप्त प्राय हो गई है और ऐसा माना जाता है कि ये वैदिक सरस्वती नदी का ही आधुनिक रूप है। और इस नदी में अधिक वर्षा होने पर बाढ़ भी खूब आती है और बाढ़ की वजह से इसका जल कई बार पाकिस्तान तक पहुंच जाता है। ऐसे ही ये गुजरात में कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है, लेकिन जब इसमें बाढ़ आती है तो इसका जल पाकिस्तान तक पहुंच जाता है। और जो ये इसका मैदान है, इसका निर्माण भी इसी बाढ़ की वजह से हुआ है। वर्तमान में ये लुप्त प्राय है, बहुत कम इसमें प्रवाह होता है, इसलिए इसे मृत नदी अर्थात मरी हुई नदी कहते हैं, क्योंकि इसमें जल ही नहीं है और जहाँ जल नहीं है तो वो नदी कैसी, तो मर गई नदी, इसलिए इसे मृत नदी कहते हैं। क्योंकि इसका प्रवाह तल स्पष्ट नहीं है, किंतु वर्षा काल में इसमें न केवल पानी प्रवाहित होता है, फिर तो बाढ़ आ जाती है। और घग्गर नदी प्राचीन वैदिक कालीन सरस्वती नदी है जो विलुप्त हो चुकी है। अब ये जो क्षेत्र है, चूँकि ये बना हुआ बाढ़ के मैदान से है, बाढ़ से बना हुआ है, बाढ़ का मैदान है, और बाढ़ के मैदान जो होते हैं वो उपजाऊ होते हैं, लेकिन जब वो पुराने हो जाते हैं तो धीरे धीरे उनका उपजाऊपन नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है उनका उपजाऊपन, उनमें शुष्कता आ जाती है। लेकिन जैसे ही उन्हें वापस जल मिलता है तो वे पुनः उपजाऊ हो जाते हैं। और ये हम सभी जानते हैं कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र को इंदिरा गांधी नहर ने हरा भरा कर दिया है और उसका सर्वाधिक लाभ जिन्हें प्राप्त हुआ है वे ये हनुमानगढ़ व गंगानगर ज़िले ही हैं, जो कि घग्गर का मैदान है, इन्हें इसका सर्वाधिक लाभ प्राप्त हुआ है। इसलिए अब ये जो क्षेत्र है ये कृषि क्षेत्र बन गया है
और अपनी उपज की गुणवत्ता व मात्रा के मामले में यह पंजाब व हरियाणा को टक्कर देने लगा है। अर्थात बहुत ही अच्छा कृषि क्षेत्र बन गया है। अब आगे बात करते हैं राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो देखिए, भारत का सबसे गर्म प्रदेश राजस्थान का पश्चिमी शुष्क प्रदेश है। यहाँ सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। दूसरा, जो बालुका स्तूप हैं, टीले हैं, उनके बीच में निम्न भूमि में वर्षा जल अस्थायी रूप से इकट्ठा हो जाता है, जिससे झीलों का निर्माण हो जाता है, जिसे टाट या रन कहते हैं। ये प्रश्न भी कई पूछा जाता है कि रन क्या है। अब अंग्रेजी में तो रन दौड़ लगाना होता है, तो वहाँ ऑप्शन में आ जाए दौड़ना। और आज का अंग्रेजी का युग, हम तो सब अंग्रेज हैं, तो हमें तो पहले अंग्रेजी आती है, बाकी कुछ आता नहीं है, तो हम फटाफट लिख देते हैं रन मतलब दौड़ना। लेकिन जनाब, यहाँ रन का मतलब दौड़ना नहीं है। यहाँ रन का मतलब है मरुस्थलीय प्रदेश में बालुका स्तूपों के मध्य वर्षा जल इकट्ठा होने की वजह से बनने वाली अस्थायी झीलों को रन, टाट या प्लाया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाया कहते हैं। अगला देखिए, राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा राजस्थान के 12 जिलों को मरुस्थलीय क्षेत्र घोषित किया गया है। कितने जिलों को? 12 जिलों को। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालौर व सीकर, ये राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा घोषित 12 मरुस्थलीय जिले हैं। आगे देखिए, अब कुछ शब्दावलियाँ इस क्षेत्र से संबंधित। इर्ग, जो कि पूर्ण रूप से रेतीला मरुस्थल हो, जहाँ पर दूर दूर तक और कुछ दिखाई ना देता हो, उसे इर्ग कहा जाता है। और ये जैसलमेर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। हम्माद या इंसेलबर्ग, ये एक पथरीला मरुस्थल है जो कंक्रीट के मैदान के रूप में दिखाई देता है। यह मुख्य रूप से जोधपुर में पाया जाता है, इसलिए जोधपुर में पत्थर निकलता है, पट्टियाँ निकलती है, पट्टियाँ बनती है, जोधपुर की पट्टी, जोधपुर का पत्थर। ये इसी वजह से, क्योंकि वहाँ का जो मरुस्थल है वो पथरीला है, इसलिए वहाँ का पीला पत्थर निकलता है। आगे, रैंग, जिस इर्ग व हम्माद का जो सम्मिलित रूप है, जहाँ पर दोनों मिक्सअप रूप में पाए जाते हैं, उसे रैंग कहा जाता है, अर्थात मिश्रित मरुस्थल। अब विभिन्न प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं, जिन्हें मुख्यतः 3 भाग बताए गए हैं। उसके कितने भाग बताए गए हैं? 3। ए, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। अनुप्रस्थ का मतलब है कि पवन या वायु के अनुकूल अनुप्रस्थ, उसकी दिशा या उसके प्रवाह की वजह से उसकी दिशा में बनने वाले जो बालुका स्तूप हैं, उन्हें अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहा जाता है। अनुदैर्घ्य, ये टेढ़े मेढ़े होते हैं ऐसे। ये टेढ़े मेढ़े जो बालुका स्तूप हैं, इन्हें अनुदैर्घ्य कहा जाता है। बरखान, ये बड़े सुंदर होते हैं और इनकी फ़ोटो देखते ही मन प्रफुल्लित और प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि ये बड़े ही सुंदर लगते हैं। और आपने जहाँ कहीं भी सीनरीज़ में, पेंटिंग्स में जितने भी मरुस्थलीय टीले देखें, वो ज़्यादातर आपको बरखान ही मिलेंगे, क्योंकि इनका स्वरूप बड़ा मनमोहक होता है, मन को मोहित करने वाला होता है। और मन को मोहित करने वाला स्वरूप कैसा होता है? रात्रि में हमें आकाश में सबसे ज़्यादा मोहित कौन करता है? चंद्रमा। तो ये बरखान जो हैं, ये चंद्रमा के स्वरूप के ही होते हैं। अर्ध चंद्राकार जो स्वरूप लिए हुए बालुका स्तूप होते हैं, उन्हें बरखान के नाम से जाना जाता है। ये थे पश्चिमी राजस्थान
से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आज के वीडियो में हमने राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात की। कल हम आगे के विभागों के बारे में बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपकी तैयारी में कितनी उपयोगी साबित हो रही है मुझे ज़रूर बताएं, और लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।